जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, हम किसी भी तरह के प्लांट्स के बारे में बात कर लें, हम किसी भी तरह के एनिमल्स के बारे में बात कर लें, ये सारे लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि वो कौन से क्राइटेरिया होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड इज समथिंग इज़ अलाइव और नॉट इज़ मूवमेंट। हाँ बिल्कुल, मूवमेंट को देख करके हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग थिंग्स है या नहीं है। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है, और इसको देख करके ही हम कह सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। यहाँ पे हम मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि उनमें किस तरह का मूवमेंट होता है। जैसे अगर हम कुछ जानवरों के बारे में बात करें या किसी तरह के बर्ड्स के बारे में बात करें या इंसेक्ट के बारे में बात करें, उनके मूवमेंट को हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि उनका मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन वहीं अगर हम कुछ दूसरे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, जैसे कि प्लांट्स हैं और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये मूवमेंट तो हो रहा है, मूवमेंट तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट काफ़ी उनमें क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स को देखा है या फिर बहुत सारे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर सकते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कि वो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, या वो अपने किसी बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कर पा रहा हूँ, तो इन मूवमेंट्स को देख करके आप कह सकते हैं कि आई एम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कोई फ्रॉग है वो जंप कर रहा है किसी पॉन्ड के तरफ, बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रही है आसमान में। कैन मूव आवर हैंड्स फॉर क्लैपिंग, यहाँ पे भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं तब भी जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं हमारा चेस्ट जो है वो मूव कर रहा है। हम डाइजेशन जब भी हम खा रहे होते हैं, जब भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं अपने माउथ के थ्रू, वहाँ पर भी हमारे बॉडी के अंदर में मूवमेंट हो रहा है। इवन कि हम स्लीप कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे बॉडी के अंदर में कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा होता है। हमने प्लांट्स को देखा है कि वो एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, वो दूसरे जानवरों की तरह मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, प्लांट्स जो हैं उनमें भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो अपने ये मूवमेंट जो है प्लांट का आप उसके लीफ में देख सकते हैं, आप उसके रूट में देख सकते हैं, आप उसके स्टेम में देख सकते हैं, उसके फ्लावर पार्ट में देख सकते हैं, उसके फ्रूट में देख सकते हैं, है ना। वो दूसरे जानवरों की तरह एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट तो नहीं करता, लेकिन उसमें भी मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं उसके सूट और रूट पार्ट में हो रहा होता है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर प्लांट्स के मूवमेंट को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इज़ सनफ्लावर एंड सेकेंड इज़ मिमोसा पुडिका प्लांट। सनफ्लावर प्लांट तो आप लोगों ने देखा होगा, सूरजमुखी जिसको हिंदी में कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब दिन का समय होता है, जिस तरफ भी सनलाइट होती है, इट मीन्स कि जिस तरफ भी सूरज होता है, ये इसका जो पूरा सूट पार्ट होता है उधर रोटेट कर रहा होता है, यानी कि जिस तरफ सूरज है उस तरफ ये इसमें मूवमेंट हो रहा होगा। मिमोसा पुडिका एक ऐसा प्लांट होता है जिसको हिंदी में हम लोग छुई मुई के नाम से भी जानते हैं, या फिर डू नॉट टच प्लांट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जैसे ही हम इसके लीफ को टच करते हैं, ये अपने सारे लीफ को फोल्ड कर लेता है, यानी कि यहाँ पे हम प्लांट्स के मूवमेंट को देख सकते हैं। इट मीन्स कि मूवमेंट तो हो रहा है प्लांट में, लेकिन कुछ प्लांट्स के मूवमेंट को हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ प्लांट्स के मूवमेंट को हम देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है उनकी इन एक्टिविटीज़ को देख करके। प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स में मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, यानी कि सनलाइट के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, वाटर के अकॉर्डिंग उनमें मूवमेंट हो रहा होता है। आपने देखा होगा कि प्लांट जो हैं, बहुत सारे अधिकतर प्लांट जो हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, यानी कि जिस तरफ से सनलाइट आ रही है वो उस तरफ क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। रूट जो है उसके ज़मीन के अंदर में क्या कर रहा है, उसके ज़मीन के अंदर में अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ा जा रहा है, उसमें भी मूवमेंट हो रहा है। यानी कि वाटर, प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है,
और वाटर के लिए उसके रूट जो होते हैं वो डीप इनसाइड सॉइल के काफ़ी अंदर तक वाटर के सर्च में मूवमेंट कर रहे होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिनको देख करके हम कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से हमारे फीचर्स है जिससे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड की, वाटर की और एयर की ज़रूरत होती है। फूड से उनको एनर्जी मिलता है, एयर से उनको ऑक्सीजन मिलता है जो फूड को ऑक्सीडाइज करने में आवश्यक होता है। वाटर हमारे बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी होता है। सेकंड है लिविंग थिंग्स कैन मूव्स बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद मूव्स कर पाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया मूवमेंट के बारे में कि मूवमेंट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उस मूवमेंट को देख करके हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव्स कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है वो उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ उसके शरीर में ग्रोथ होता चला जाता है, इट मीन्स कि उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो ग्रोथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दियर चेंजेस। हमारे इन्वायरमेंट में अगर किसी भी तरह का चेंजेस आता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने लगती है। जैसे अगर हमारे आसपास टेम्परेचर जो है, हमारे दिन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमें फील होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है आज का। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक्स फंक्शंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ बेसिक फंक्शन उनके बॉडी में परफॉर्म होता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन। ये जो हैं लाइफ प्रोसेस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। थोड़ा सोचिए, आप दिन भर जो भी करते हैं, वेदर यू आर साइकिलिंग और यू आर प्लेइंग पबजी ऑन योर मोबाइल, किसी भी तरह के मेंटली और फिजिकली वर्क को करने के लिए वी नीड एनर्जी। हमें क्या, किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम वेयर वी विल गेट द एनर्जी? यस, फूड। फ्रॉम फूड वी विल गेट द एनर्जी। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। दिन भर काम करने के बाद जब हम थक जाते हैं, हमें भूख लगती है, यानी हमारे बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। एक्चुअली फूड इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्यूल which provide energy to our body for doing various activities in our life. Our body continuously need energy whether we are sleeping or not. Actually में जब हम सो रहे होते हैं उस समय में भी हमारे बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। उस समय हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, हमारा हार्ट काम कर रहा होता है, हमारी किडनी काम कर रही है, हमारा लंग्स काम कर रहा है। क्योंकि ये सभी वर्क कर रहे हैं इसलिए हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। ये जितने भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन हैं ये प्रॉपर तरीके से तभी काम कर पाएंगे जब इनको प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलता रहे। तो यहाँ अभी हमने जाना कि जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, बिकॉज फ्रॉम फूड दे गेट द एनर्जी। बहुत सारे लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है क्योंकि एनर्जी वहीं से मिल रहा होता है। इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम द फूड, यानी फूड से एनर्जी कैसे निकलता है और हमारे बॉडी को एनर्जी उससे मिलती है, यानी पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हम लोग इसमें देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में किस तरह से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। ये हम दोनों पार्ट में पढ़ेंगे। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट्स और किस तरह से एनिमल्स में वेस्ट मटेरियल को उनके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ हमने अभी जाना कि फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट एनर्जी। लेट अस स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन। फूड की अगर हम बात करते हैं, फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस
The simplest food is glucose. It is also called simple sugar. A more complex food is starch, which is made from glucose. फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. सिंपलेस्ट फूड ग्लूकोज है हमारा. हम इसे सिंपल शुगर भी कह सकते हैं, यानी ग्लूकोज को ही हम सिंपल शुगर कहते हैं. मोर कॉम्प्लेक्स फूड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा स्टार्च है जो ग्लूकोज से बना हुआ होता है. जनरल नेम ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर इज़ कार्बोहाइड्रेट. जो जनरल नेम है हमारे स्टार्च और शुगर का वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है. फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स है जो हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़रूरी होते हैं. फूड के अगर हम वाइडर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, अ वाइडर डेफिनेशन ऑफ फूड हाउएवर आल्सो इंक्लूड्स मिनरल्स, साल्ट, विटामिन्स एंड वाटर विच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स कि फूड के अगर हम बहुत ही विस्तृत तरीके से अगर फूड के डिफिनीशन को हम समझें तो फूड में मिनरल, सॉल्ट, विटामिन, वाटर ये सभी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. इट मीन्स कि जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, इनटेक करने के बाद हमारा बॉडी जो है उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. एक्चुअली द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रेंट. अ न्यूट्रेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड इट्स यूजेज. इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रेंट वर्ड से ही बना हुआ है. न्यूट्रेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रेंट एक सब्सटेंस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडिंग से ही मिल रहा है यूज़ करने के लिए, और ये एक एनर्जी का इम्पॉर्टेंट और मेन सोर्स होता है. अब जो है हम लोग उन बातों को समझेंगे कि अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से. इट मीन्स कि यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स एंड द सेकंड इज़ हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो ऑटोट्रॉपिक जो ये हमारा शब्द है इसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और यहाँ पे ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, नॉरिशमेंट, यानी कि सेल्फ नॉरिशमेंट. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं हम जानते हैं कि वो अपने पढ़ा है कि वो अपने लिए खुद से फूड बना लेते हैं. कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर, मिनरल और सनलाइट है ना. तो इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद से फूड बना रहे हैं है ना, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लिए फूड, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे. और चूंकि ये अपना खाना खुद से बना ले रहे हैं इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. अब यहाँ पे जो है हमारा सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो इनको हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जैसे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये सभी हमारे हेटरोट्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं, है ना. समझ में आया. यानी कि सिंपल सा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे मोड को कहते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके खाना खुद से नहीं बना पा रहा है, वो इसके लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या है, डिपेंडेंट है. और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हेटरोट्रॉप्स में. क्या कहलाते हैं ये, हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं. ठीक है. हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food is called photosynthesis, जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, यानी कि अपने लिए खाना वो खुद से बना रहे हैं. और कैसे बना रहे हैं, तो सनलाइट का इस्तेमाल करके. हमने अभी पढ़ा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि वो अपने लिए क्या बना रहे हैं, फूड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं.
खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, इसलिए हम उनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इतना भी हमारा जो सिंपल और जनरल नेम जो होता है स्टार्च और ग्लूकोज का, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट बनाया किससे जाता है? पेड़ पौधों के द्वारा। वही सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो एयर से मिल रहा है, वाटर इनको सॉइल से मिल रहा है, सनलाइट इनको सन से मिल रहा है ना। तो यहाँ जो इसका फार्मूला एक बन करके आता है, सवाल कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे जो एक हमारा फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो देंगे यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और इस केमिकल प्रोसेस के होने के बाद क्या बन रहा है? हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है ना। ये जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनने का जो पूरा प्रक्रिया है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये पूरा एक केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर जो है दोनों कंबाइंड होकर के सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। समझ में आया? क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। लीफ को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ बन रहा होता है? लीफ पार्ट में। ये जो पूरा ग्लूकोज है ये कहाँ बन रहा है हमारा? कहाँ बन रहा है? हमारे लीफ में बन रहा है। तो यहाँ पे फिर हम लोग बात करने वाले हैं अब किसके बारे में? तो प्लांट्स अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन भी पौधों के लिए ज़रूरी होता है। ग्रीन प्लांट्स के लिए, किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन की भी क्या होती है? ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे फूड का वो कंपोनेंट है जो किसी भी प्लांट के ग्रोथ में या किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। प्रोटीन का मेन काम होता है हमारे डैमेज सेल को रिपेयर करना। प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारे डैमेज सेल को क्या करना? रिपेयर करना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स आर मेड बाय कंबाइनिंग कार्बोहाइड्रेट विथ नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पहले क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे। हमारा जो एयर है, जो एक हवाओं का मिश्रण है, इसमें बहुत सारे गैसेज मौजूद होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा गैस मौजूद है वो हमारा नाइट्रोजन है, जो कितना है? अप्रॉक्स 78%। समझ में आया? कितना है? 78%। ऑक्सीजन उसमें कितना है? 21%। बाकी अदर में हमारे 1% में आ जाते हैं, जिसमें 0.03% जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली पेड़ पौधे जो हैं वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए उसका कंपाउंड जो है उसका ये यूज़ करते हैं अपने लिए प्रोटीन बनाने के लिए। बताया तुमको कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है? किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए, है ना। हाँ, तो प्रोटीन्स आर मेड बाय कंबाइनिंग कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे अमीनो एसिड और प्रोटीन जो है वो बनाया जा रहा है कैसे? तो नाइट्रोजन से और कार्बोहाइड्रेट को आपस में मिला करके फिर से एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नाइट्रेट फॉर्म नाइट्रोजन का कहाँ से मिल रहा है? नाइट्रोजन का कंपाउंड है नाइट्रेट, जो उनको कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है, और वहाँ से लेकर के ये अपने लिए प्रोटीन बना रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और जो ग्लूकोज बन रहा है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसको अपने पूरे प्लांट में, उसको अपने पूरे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में उसको वो स्टोर करके रखते हैं उस फूड को। ठीक है, जिससे कि वो बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? बच्चों, आगे का जो भाग है हमारा, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स और डाइजेशन के प्रोसेसेस के बारे में और उसके आगे के भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आप लोगों ने आज जो भी पढ़ा है आज के क्लास में, इसको आप घर पर एक बार ज़रूर रिवाइज करेंगे। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न होती है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, मैं उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और स्कूल्स बंद हैं, तो हमारे पास पढ़ाई के लिए सिर्फ यही एक माध्यम है जिससे हम और आप जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुझे भी आप लोगों का प्यार और हौसला चाहिए, जिससे कि मैं इस तरह के कंटेंट और भी ला सकूं, इस तरह के लेक्चर्स और भी बना सकूं, जिससे कि आप लोग घर पे ही पढ़ करके आगे बढ़ सके, आपके पढ़ाई का नुकसान ना हो। बच्चों, आपको अगर आज की क्लास पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। आप बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि हमारे
चैनल का नोटिफिकेशन जो है वो आपको रेगुलर मिलता रहे। और इस मुश्किल घड़ी में मुझे आप लोगों का प्यार और हौसला भी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ये चैनल है स्टडी विथ इंटरेस्ट वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद।